मैं वीणा जैन, उच्च माध्यमिक शिक्षक भूगोल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवीन कन्या तुलसी नगर भोपाल। आज प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्रमशः अब कृषि कार्य को जानेंगे। कृषि अपने भोजन के लिए, पेट भरने के लिए जो हम बीजों को रोपकर, गोड़कर और फिर उत्पादित करते हैं, उसे हम कृषि कार्य कहते हैं। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि के कार्य को प्रभावित करती हैं एवं इसी के प्रभाव से विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोया जाना और तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। मुख्य प्रणालियां हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। कृषि में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के बीजों को हम धरातल पर बोते हैं, गोड़ते हैं, खाद द्वारा, सिंचाई के द्वारा उसे पल्लवित करते हैं और फिर जो उगे हुए पौधे होते हैं उससे जो फलियां होती हैं, उन फलियों से हम अपने बीजों को निकालते हैं और अपना भोजन पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो जो इसकी प्रणालियां हैं वह दो प्रकार की हैं और जिसमें सबसे पहली प्रणाली निर्वाह कृषि है और निर्वाह कृषि पुनः दो प्रकार से की जाती है। इस प्रकार की कृषि में क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग करते हैं। इसको दो भागों में वर्गीकृत किया। पहला है आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी प्राचीन समय में जो कृषि की जाती थी। आदिकालीन निर्वाह कृषि स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है, जहां आदिवासी जाति के लोग या आदिमकालीन समाज के लोग रहते हैं। आज से 200 वर्ष पहले संपूर्ण जो विश्व है, यहाँ पर आदिकालीन कृषि ही प्रचलित थी और संपूर्ण विश्व से प्राथमिक कार्य में कृषि कार्य ही जानता या प्राथमिक कार्य ही जानता था। ये जो कृषि है यह दक्षिण अमेरिका के जो घास का मैदान है वहाँ पर होती है, मैक्सिको में होती है, अफ्रीका में भी जो घास का मैदान है वहाँ होती है, अर्जेंटीना वाला, और यूरेशिया में भी इस क्षेत्र में होती है और ये जो द्वीप समूह है इन क्षेत्रों में यह होती है। आदिकालीन कृषि जो लोग या कार्य करते हैं उन्हें कृषक कहते हैं। इनका क्षेत्रफल जो आदिकालीन कृषि का है, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका एवं मध्य अफ्रीका उष्णकटिबंधीय भाग और दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग है। इन क्षेत्रों की वनस्पति को क्या करते हैं, लोग जला देते हैं और जली हुई राख की परत से उर्वरक का कार्य करती है। इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि या कर्तन या दहन कृषि भी इसे कहा जाए। आपके में प्रश्न आ सकता है कि जो स्थानांतरणशील कृषि है उसके अन्य नाम क्या है, तो कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, क्योंकि ये जंगलों को जलाकर भूमि को साफ करते हैं और फिर उसमें हल द्वारा गुड़ाई करके बीजों को रोपते हैं और सिंचाई भी थोड़ा बहुत अपने स्थानीय ढंग से करते हैं। इनके खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं। कृषि भी पुराने औजारों, लकड़ी, कुदाली, फावड़े द्वारा की जाती है और कुछ समय पश्चात, मतलब 3-4 वर्ष पश्चात जब वह भूमि क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, तो ये कृषक क्या करते हैं, आगे के वन को जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करते हैं। इस प्रकार कुछ समय पश्चात ये वापस पुनः अपनी कृषि कार्य करने के लिए पुनः अपने खेत में वापस भी आ जाते हैं। इस कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरकता कम होती जाती है, जिससे झूम का चक्र आग लगाकर कृषि क्षेत्र को तैयार करते हैं वो छोटा होता है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। आपके में प्रश्न आएगा कि जो झूम कृषि है उसे किन किन क्षेत्रों में किस नाम से जानते हैं, तो आप लिखेंगे कि उत्तर के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग कहते हैं, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं एवं मलेशिया, इंडोनेशिया में
इसे लदांग कहा जाता है। आप ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता भी लगा सकते हैं जिसे और भी कोई नामों से पुकारा जाए, ये आपके लिए दिया जा रहा है। अब है दूसरी गहन कृषि। इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे क्षेत्रों में की जाती है। गहन कृषि दो प्रकार की होती है, एक चावल प्रधान गहन कृषि निर्वाह कृषि होती है, एक चावल रहित गहन निर्वाह कृषि होती है। कृषि गहन कृषि में पहला चावल प्रधान गहन कृषि होती है और दूसरा चावल रहित गहन कृषि होती है। तो जो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है, इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है एवं कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा होता है। भूमि का गहन उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व होता है। उर्वरकता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार कृषि के प्रति उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। दूसरा जो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि है, वह मानसून एशिया के अनेक भागों के उच्चावच जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण होती है। यहाँ धान की फसल उगाना प्रायः संभव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर गेहूँ, सोयाबीन, जौ, सोरोपन बोया जाता है और यह कृषि चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया और जापान में होती है। और भारत के या सिंधु गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूं के एवं दक्षिणी पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में होती है, जो कि आपको मानचित्र में दिखाई दे। ये क्षेत्र जो है भारत का, चीन का, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर कौन सी कृषि होती है? यहाँ पर चावल रहित अन्य क्षेत्रों वाली कृषि होती है। हालैंड वासी, ये धान की चीज दिखाई जा रही है और प्रदेश में ज्वार, बाजरा मुख्य रूप से उगाया जाता है। इस कृषि की अधिकतर विशेषताएं वो हैं जो चावल प्रधान खेतों में की हैं। इसमें केवल अंतर यह है कि इसमें सिंचाई की जाती है। अगला है कृषि के अंतर्गत रोपण कृषि। ये रोपण कृषि जब यूरोप वालों ने विभिन्न देशों में जाकर जब अपने उपनिवेश बनाए थे, उस समय प्रारंभ की थी। तो ये उपनिवेशीकरण के कारण इसका हुआ था। कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत, जैसे रोपण कृषि, जो बृहद स्तरीय लाभ वाली कृषि होती है, लाभ प्रणाली है ये। और यूरोप ने उपनिवेशों वाले अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला और अनानास के पौधे इस कृषि में रोपित किए थे। इस कृषि की विशेषताएं है कि इसमें कृषि का क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। आपके में आएगा रोपण कृषि की विशेषताएं बताइए, तो इसमें कृषि का आकार विस्तृत होता है, पूंजी का निवेश अधिक होता है और उच्च तकनीकी के आधार पर वैज्ञानिक विधियों से कृषि की जाती है। और यह फसल कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। कृषक सस्ते मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित होता है। इसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े होते हैं। फ्रांसीसी वास, इसके जहाँ जहाँ इन लोगों ने उपनिवेश बताए और वहाँ क्या किया ये बताते हैं आपको। तो फ्रांसीसी वासियों ने अफ्रीका में कॉफ़ी और कोकोआ के पौधे लगाए थे। विट्रन वासियों ने भारत एवं लंका में चाय के बागान लगाए थे। मलेशिया में रबड़ के बागान लगाए थे और द्वीप समूह में इन्होंने गन्ना और केले के बागान विकसित किए थे। और स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल और गन्ने के बागान लगाए थे। इंडोनेशिया में एक गन्ने की कृषि हालैंड
का एकाधिकार था और ब्राज़ील में अभी भी कॉफ़ी के बागान में, जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है, यूरोप वासियों के नियंत्रण में है। वर्तमान में अधिकांश बागानों का स्वामित्व अब देशों की सरकार और नागरिकों के नियंत्रण में है। ये चित्र आपको चाय के बागान का है। ये चित्र आपको रोपण कृषि चावल का है, धान की रोपण कृषि है और अनुकूल भौगोलिक दशाओं और ढलानों में ये कृषि की जाती है। अगला है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। ये मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि में गेहूं मुख्य फसल होती है, यद्यपि अन्य फसलें मक्का, जौ, राई, जई भी बोया जाता है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किया जाता है और इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है और ये मशीनों के द्वारा की जाती है। ये जितना भी हम मानचित्र बता रहे हैं, ये विस्तृत कृषि वाला क्षेत्र है। यहाँ पर यूरोप में, अमेरिका में, ये अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में ये क्षेत्र विस्तृत कृषि है। इस प्रकार के कृषि की जो कहाँ कहाँ होता है, तो कृषि क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपी, जितने भी हमारे घास के मैदान हैं आपने सुना होगा, वहाँ अब यहाँ इन्होंने मशीनीकरण करके उसको कृषि क्षेत्र में बदल दिया है। यूरेशिया के स्टेपी, उत्तरी अमेरिका का प्रेरी, अर्जेंटीना का पंपास, ये दक्षिण अमेरिका का है, और दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैटरबरी जो मैदान घास के मैदान थे, उन मैदानों में अब यह कृषि होने लगी है गेहूं की। अगला है मिश्रित कृषि क्षेत्र। अगला है कौन सी कृषि? मिश्रित। इस प्रकार की कृषि विश्व के सर्वाधिक विकसित भागों में की जाती है। जो हमारे विकसित देश हैं वहाँ की जाती है। विकसित देश कौन से? उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग और दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की प्रधानता होती है और कोई कंदमूल फल भी लगाते हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि की प्रमुख घटक हैं। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों कार्य, मिश्रित का मतलब है कि यहाँ कृषि भी की जाती है और साथ में पशुपालन भी किया जाता है। इसमें समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ पशुओं में मवेशी, भेड़, सुअर, कुक्कुट आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। सस्यावर्तन एवं अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सस्यावर्तन यानी बदल बदल के हमारे कृषि को बोना और अपनी भूमि की उपजाऊता को बनाए रखना, ये इन बातों पर ध्यान दिया जाता है। और विकसित कृषि यंत्र, इमारतों, रासायनिक एवं वनस्पति खाद, हरी खाद से गहन उपयोग किया जाता है और अधिक पूंजी व्यय के साथ कृषकों की कुशलता एवं योग्यता मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता है। अगला है डेयरी कृषि। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत और दक्ष प्रकार है। इसमें पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। ये चित्र में ऑस्ट्रेलिया का डेयरी फार्म दिखाया गया है जो उन्नत, बिल्कुल आधुनिक ढंग से किया गया है। और ये डेयरी फार्म जहाँ जहाँ होता है, ये यूरोपीय क्षेत्र, एशिया के क्षेत्र, अफ्रीका का क्षेत्र और दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर अमेरिका का दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर विश्व के मिश्रित कृषि क्षेत्र हैं जिसमें मिश्रित पशुओं के साथ भी किया जाता है। और पशुओं के लिए यहाँ पर छप्पर, घास से संचित करने के लिए भंडार, दूध उत्पादन के लिए यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। पूंजी भी अधिक चाहिए होती है और पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन और पशुओं की चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन
श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि के कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता रहती है, क्योंकि फसलों की तरह इनमें कोई अंतराल नहीं होता, इनमें श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। डेयरी कृषि कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, प्रशीतकों का उपयोग यानी रेफ्रिजरेटर और पास्तेरीकरण यानी उसका वो लंबे समय तक रखा जा सके सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। वाणिज्यिक कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, दूसरा कनाडा एवं तीसरा न्यूजीलैंड और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया में यह कृषि होती है। ये मिश्रित कृषि में 2 चीज़ें होती हैं, कृषि भी होती है और डेयरी कृषि भी होती है, जिसका हमने अभी विस्तार से आपको बताया। अब जानेंगे हम भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र जो दक्षिण पूर्व यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया के अटलांटिक तक फैला है। दक्षिण पश्चिम कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, मतलब जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं, वह है अफ्रीका के ट्यूनीशिया से अटलांटिक तक और दक्षिण कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग दक्षिण पश्चिम भाग में है और खट्टे फलों की आपूर्ति करने से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र में कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली शराब यानी मदिरा का उत्पादन किया जाता है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का और किस्मित बनाई जाती है। अंजीर एवं जैतून भी यहाँ उत्पन्न होता है। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है, तब इस क्षेत्र से पूर्ति की जाती है। ये स्विट्जरलैंड में अंगूर का बागान आपको दिखाया जा रहा है। गृह एवं और ये कजाकिस्तान में सामूहिक कृषि फॉर्म अंगूरों का संग्रह किया जा रहा है और बाजार के लिए सब्जी एवं कृषि उद्यान कृषि ये अगली कृषि है, जिसे ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं और ये आपके में आती है। इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल, पुष्प लगाए जाते हैं, जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है एवं खेत अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय केंद्रों जहां ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं उनमें गहन श्रम एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशी, हरित गृह एवं शीत क्षेत्रों में कृषि ताप का भी कृषि में उपयोग होता है। इस प्रकार की कृषि उत्तर पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी पूर्वी भाग और भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक विकसित है, जहां औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। यहाँ से बागवानी फसल विशेषता ट्यूलिप एक विशेष प्रकार का फूल है जो पूरे यूरोप में प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहां इनको ट्रक कृषि भी कहा, ट्रक फार्मिंग कृषि का नाम भी दिया जाता है। ट्रक फार्मिंग एवं बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है। ट्रक कृषि कहाँ कहाँ होती है? पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र में,
उद्यान कृषि अथवा कारखाना कृषि, ट्रक फार्मिंग कृषि की जाती है। इसमें पशु धन पाला जाता है। इसमें विशेषता गाय बैल एवं कुक्कुर होते हैं। इन्हें बाड़े में रखकर कारखानों में तैयार बने बनाए भोजन पर रखा जाता है एवं इनकी बीमारियों का भी ध्यान रखा जाता है। इनमें भवन निर्माण, यंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने एवं पशु चिकित्सा के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है और इनकी नस्ल का चुनाव भी किया जाता है। ये जो दिख रहे हैं ये ट्रक फार्मिंग कृषि के क्षेत्र या डेयरी फार्मिंग कृषि के क्षेत्र को इस मानचित्र में दर्शाया गया है। और ये चीज़ ट्रक फार्मिंग कृषि का ही है। नगरों में सब्जियों को भुनाना और ठेलों के माध्यम से जल्दी से बाजार में भेजना, है ना। और प्रजनन की वैज्ञानिक विधियों कुक्कुर एवं पशुपालन के महत्वपूर्ण है। और कृषि करने वाले संगठन के आधार पर भी कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कृषि संगठन कृषक का खेतों पर अपना अधिकार एवं उस पर सरकारी नीतियां जो कृषि में सहायक है होती है वो भी प्रभावित होती है। अब जानेंगे अगला सहकारी कृषि। जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बना लेता है तो उसे हम सहकारी कृषि कहते हैं। इसे व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हैं और सहकारी रूप से कृषि की जाती है, सामूहिक रूप से। और सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप से सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीज़ों की खरीदने, कृषि उत्पादन को उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर प्रशंसक साधनों को जुटाने के लिए होती है। सहकारी आंदोलन 1 शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ एवं ये कहाँ पर की जाती है सहकारी कृषि? तो सहकारी कृषि पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क में सबसे ज़्यादा सफल हुई। इसका प्रश्न भी आ जाता है, सबसे ज़्यादा सहकारी कृषि कहाँ सफल हुई? तो डेनमार्क में। नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली में यह सफलतापूर्वक चली और सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली, जहाँ प्रत्येक कृषक उसका सदस्य है। डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा। यहाँ व्यवहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य है। सामूहिक कृषि, इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज का होता है एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहां कृषि की आपको सामूहिक कृषि का पूछा जाएगा तो पूर्व सोवियत संघ का नाम लीजिएगा। यहाँ पर कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्त के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल खहोज कहा नाम दिया। आपको प्रश्न आएगा कोल खहोज कहाँ की कृषि है? तो आप भाएंगे कोल खहोज पूर्वी सोवियत संघ की सामूहिक कृषि का नाम है। सभी कृषक अपने अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते थे एवं अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में रखते थे। तो आज प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत हमने कृषि कार्य को समझा और उसके प्रकारों को समझा और कृषि के इतिहास को समझा और कृषि में कौन से लोग कहाँ कब से जुड़े इस कार्य को समझा। धन्यवाद।